लेट्स स्टार्ट गाइस। हरित क्रांति के टॉपिक पर यह हमारा 4th वीडियो है और इसमें आज हम कवर करने वाले हैं सेकेंड हरित क्रांति। तो सेकेंड हरित क्रांति किसे कहा जाता है? एवरग्रीन रेवोल्यूशन। और ये इनका नामकरण और इसका जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके MS स्वामीनाथन। और एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था आपका 12 अप्रैल 2006 में। तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन में किस चीज़ को प्राथमिकता दी गई थी ये आपको याद रखना है। प्राथमिकता देखा जाए तो मिट्टी और का स्वास्थ्य सुधार करना था। इस पार्ट में लघु सीमांत किसानों को बीमा की सुविधा प्रोवाइड कराया जा रहा था। जो सीमांत और लघु किसान थे उनको बीमा सुविधा कराया जा रहा था। जिसमें आपको याद रखना है कि लघु जो होता है वो सीमांत से छोटा नहीं होता है। जो सीमांत किसान होते हैं उनके पास मतलब 2 एकड़ से 2.5 एकड़ से कम भूमि है जिसके पास, उसको सीमांत किसान बोलते हैं। और 2.5 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक जिसके पास भूमि है उसे लघु सीमांत कहते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना बनाई गई। जो भी बरसात के जो भी पानी आते हैं उनको स्टोर करना ताकि जो हमारा भूजल है वो बना रहे। तो इसके लिए यह प्रयोग किया गया। सेकेंड हरित क्रांति में प्राथमिकता दी गई। कृषि के विविधीकरण, व्यवसायीकरण, आयुर्वेद, बायोडीजल, बागानी, नकदी फसल पर विशेष बल दिया गया ताकि कृषि लाभकारी हो सके। तो अभी तक जितने भी फसल उसमें लगाए जा रहे थे, गेहूँ, चावल उवल के क्षेत्र में तो हम आगे ही चुके थे। उसके अलावा हमको और भी चीज़ की ज़रूरत थी, जैसे नकदी फसलों की ज़रूरत थी। तो इस क्रांति पे कृषि का विविधीकरण किया गया, तरह तरह के फसलों को लगाया गया। समन्वित कृषि विकास प्रक्रिया अपनाया गया। ठीक, समन्वित कृषि विकास प्रक्रिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समन्वित विकास प्रक्रिया कब अपनाया गया था? तो सेकेंड हरित क्रांति में अपनाया गया था। और समन्वित कृषि विकास प्रक्रिया का क्या अर्थ है कि कृषि के साथ साथ आपको पशु संवर्धन भी करना है, मत्स्य पालन भी कर सकते हैं, दूध व्यवसाय भी कर सकते हैं और पशु उत्पादों से भी जोड़ना था। इसी को बोलते हैं समन्वित कृषि विकास प्रक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? कृषि शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। कृषि से रिलेटेड लोगों को शिक्षा किया गया। कृषि सहकारिता का विकास और विपणन की पर्याप्त व्यवस्था की। तो कृषि सहकारिता का विकास किया गया और विपणन मतलब मार्केटिंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई। अधिक से अधिक कृषि भूमि को बहुफसली बनाया गया। और इस मतलब सेकेंड हरित क्रांति में आपको जो कृषि क्षेत्र है उसको बहुत बहुफसली बनाया गया ताकि आप एक से ज़्यादा फसल ले सकते हैं। पर्यावरण अनुकूलन एवं वैज्ञानिक कृषि को भी सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया गया। और सबसे जनजातीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और जो हरित क्रांति से असफल क्षेत्रों में कृषि विकास को प्रोत्साहित किया गया। अब आप इसमें देखिए कि जो फर्स्ट फेज़ चल रहा था उसमें आपको पश्चिमी क्षेत्र कवर हो गया था और कमान क्षेत्र कवर हुआ था। सेकेंड में पूर्वी कंप्लीट हो गया था, पूर्वी क्षेत्र पर ध्यान दिया गया, तटीय पे दिया गया, ये सब जगह पे छा। तो ये जो क्षेत्र बच गया था आपका जनजातीय और पहाड़ी वाला क्षेत्र, तो इस क्रांति में सेकेंड क्रांति में इस जगह पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। और इसी एवरग्रीन रेवोल्यूशन के तर्ज पर एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था 2000 में, जिसको बोलते हैं BGREI। इसका फुल फॉर्म होता है बिगिन ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया। तो इसका नाम आप फुल फॉर्म याद रखना है आपको, BGREI का। और ये कब चालू किया गया था? 2011 को। यहाँ दिख रहा है ईस्टर्न इंडिया, मतलब ईस्टर्न इंडिया मतलब जो हमारे ईस्टर्न स्टेट हैं, जैसे आपका क्या है, सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये सब जगह पे क्या चलाएंगे? BGRE मतलब बिगन टू ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न एरिया। तो गाइस ये हरित क्रांति के जो सेकेंड हरित क्रांति में आपको इतना सारा चीज़ याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। सेकेंड हरित क्रांति में देखिए बताया था ना, बीमा की व्यवस्था की गई थी, लोगों को ऋण की व्यवस्था की गई थी। तो आपको इसमें याद रखना है कि अल्पकालीन ऋण कितना होता है? तो 15 महीने से कम के लिए। ठीक है, अगर 15 महीने से कम के लिए ले रहे हैं तो अल्पकालीन ऋण कितने से कितने तक होता है? 15 मंथ से कम। और ये किसके लिए लेते हैं लोग? बीज के लिए लेते हैं। मध्यकालीन ऋण 15 महीने से लेकर 5 साल तक छोटे उपकरण के लिए। और दीर्घकालीन ऋण जो रहता है वो 5 वर्ष से अधिक के लिए रहता है। जैसे बड़े उपकरण किसी किसान को चाहिए तो वो दीर्घकालीन ऋण लेता है। उसके अलावा देखिए जो ऋण की व्यवस्था की गई तो संस्थागत और गैर संस्थागत। तो संस्थागत जो भी ऋण दिया जाता था संस्था की तरफ से
65% ऋण दिया जाता था और गैर संस्थागत की तरफ से 35% ऋण दिया जाता था। किसान को ये याद रखना है। अब इसमें कुछ फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है कि वर्तमान में अगर इसके में आता है कि वर्तमान में कौन सी राष्ट्रीय कृषि नीति चल रही है, तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय कृषि नीति चल रही है वो चल रही है 2007 और ये आरंभ हुआ था वो 17 अगस्त 2007 में। उर्वरक के उत्पादन में भारत का कौन सा रैंक है, तो उर्वरक के उत्पादन में जो भारत का रैंक है वो है 3rd है और उर्वरक के उपयोग में जो उपयोग करना उसमें भारत के स्थान क्या है, 2nd है। तो आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि भारत में ये NPK का यूज़ किया जाता है। इसका भारत पूरी तरह से आयात करता है और नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है और ये 4:1 के रेशियो में मिलाया जाता है। इसके अलावा आपको किसान कॉल सेंटर की सुविधा दी है जिसका जो फ़ोन नंबर है वो है 1800-180-155-1। अब इसी के लिए DD किसान कार्यक्रम चलाया गया था। DD किसान में क्या था, इसकी स्थापना कब हुई थी, वो 2015 में हुई थी इसकी स्थापना। किसान क्रेडिट कार्ड ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किसान क्रेडिट कार्ड इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी अगस्त 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना हुई थी और किसके सहयोग से हुई थी, नाबार्ड और ग्रामीण विकास बैंक। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसान क्रेडिट कार्ड किसके सहयोग से चालू किया गया था, तो आपको नाम याद रखना है, नाबार्ड और ग्रामीण विकास की मदद से। और जो इस कमेटी के जो हेड थे उनका नाम था क्या, RV गुप्ता। Thanks for watching video guys and wait for next video. Thank you.